हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 20 जून 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर देखते हैं। पहला समाचार है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवन या उसकी जो गौरव है, गौरवशाली जो उसकी परंपरा है, उसकी पुनर्प्राप्ति का प्रयास। क्यों चर्चा में है? क्योंकि कल ही इसके परिसर का प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, रूस के राष्ट्रपति काफ़ी समय बाद जो है, बहुत करीब 24-25 साल बाद जो है, उत्तर कोरिया के यात्रा पे थे और दोनों के बीच किसी आक्रामक स्थिति में एक दूसरे की रक्षा को लेकर समझौता हुआ है। और ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब रूस यूक्रेन में युद्ध कर रहा है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का विवाद चल रहा है, चीन उसको सहयोग कर रहा है और दुनिया एकदम कह सकते हो कि शीत युद्ध वाली दौर में बढ़ रही है, जिसमें एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश हैं, दूसरी तरफ जो है रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान है। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा समाचार है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है, यानी कल ही आई है, और इसमें ये बताया गया है कि दुनिया भर में 81 लाख लोगों की जान एयर पोल्यूशन के कारण गई है और उसमें भी 55% लोग, यानी जो 81 लाख है उसमें से 55% लोग दो देशों के हैं, चीन के और भारत के। 21 लाख लोग भारत के, 21 लाख लोगों की जान पर्यावरण प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण के कारण गई थी। वर्ष 2023 का अध्ययन इसमें बताया गया है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या इसमें है। ठीक है, चलिए देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है और इसे विश्वविद्यालय को कहते हैं ना कि लिखा है कि विश्वविद्यालय के गौरव, एक गौरवशाली इसकी परंपरा रही है, तो इसे उस थीम पे बनाया गया है जिसमें आधुनिकता तो हो, आधुनिक जो सुविधाएं हैं, जो तकनीक है उसका तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो प्राचीनता थी उसके भी अवशेष इसमें रखे गए हैं। इस तरह से बनाए गए हैं कि ये आधुनिक और प्राचीनता का मिश्रण लगे। और भारत में ये माना जाता है कि जो है 5वीं-7वीं शताब्दी से लेके करीब 13वीं शताब्दी तक नालंदा एक मतलब आप कह सकते हो कि उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। वेन्सांग की रचनाओं में भी इसकी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन 1193 के आसपास जो बख्तियार खिलजी ने उसको आग लगा के बर्बाद कर दिया था। उसके बाद से ही इसके 2006 वो वर्ष है जब भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा में उसी नालंदा को पुनर्जीवित करने की अवधारणा दी थी और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें चलते हुए आज सकुशल रूप से जो है ये इसका आवासीय परिसर भी इसका बन गया है, पूरी तरह से ये संचालन में हो गया है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्या है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को किया है और प्रधानमंत्री ने इस परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व बंधुत्व के विचार में एक नया आयाम जोड़ेगा और भारत की विकास यात्रा का पहचान करेगा। देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैं नालंदा विश्वविद्यालय को, ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, कोट एंड कोट, मैं नालंदा विश्वविद्यालय को भारत की विकास यात्रा की पहचान मानता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय इस बात का उद्घोष है कि ज्ञान को आग से नष्ट नहीं किया जा सकता है। नालंदा का पुनर्जागरण दुनिया को भारत की क्षमता के बारे में बताएगा। ये इन कहने का मतलब है कि भले इसे जला दिया गया हो, लेकिन जो ज्ञान था नालंदा का उसे जलाया नहीं जा सकता है, उसे पुनर्प्राप्ति करने की तरफ भारत अपना चल रहा है। ठीक है, तो आइए ज़रा सा इसके बारे में देख लें थोड़ा सा कहाँ पे है। तो ये परिसर 455 एकड़ में फैला हुआ है, बिहार के राजगीर में है जो पटना से 100 किलोमीटर दूर है, और जो नालंदा का अवशेष हैं वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, उससे 12 किलोमीटर दूर ये बना हुआ है। और नालंदा देखा जाए तो भारत के सबसे प्राचीन महान शिक्षा केंद्रों में से एक था, उसी के अवशेष स्थल के 12 किलोमीटर दूर ये बनाया गया है, इसको देखा गया है। और ये नालंदा का पुनरुद्धार हमें देखना है ना, जैसे कि वो उसके गौरव की प्राप्ति, पुनरुद्धार। तो नालंदा के पुनरुद्धार की शुरुआत, जैसे इसका नष्ट किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति है बख्तियार खिलजी, उसने 1193 के आसपास जो है इसको जला दिया था
और ये इतना विशाल विश्वविद्यालय था कि कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने तक उस विश्वविद्यालय में रखी हुई पुस्तकें या जो पांडुलिपियाँ थी वो चलती रही थी। ठीक है, वो वहाँ से बर्बाद हुआ था। और 2006 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने आधिकारिक तौर पर नालंदा को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा था। कहाँ रखा था? बिहार विधानसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि नालंदा के अतीत के गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए चुनिंदा एशियाई देशों के साथ साझेदारी में बोध गया नालंदा इंडिया एसोसिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद एक इसी पर एशियाई देश बौद्ध देशों में 2007 में फिलीपींस में एक तरह का पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ, वहाँ भी ये बात की गई। थाईलैंड में 2009 में हुआ, वहाँ भी ये बात की। फिर धीरे धीरे काम शुरू हुआ और इसमें भारत के अलावा 17 देशों ने इसमें सहयोग किया है और इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के साथ उन 17 देशों के राजदूत भी उपस्थित रहे। तो ये भारत और कह सकते हो कि बौद्ध या उस तरह के 17 देशों द्वारा जो है इसमें, जैसा जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, तो ऐसे देशों द्वारा इसको किया गया था। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय में अभी औपचारिक उद्घाटन हुआ है, लेकिन इसने इसका शिक्षा दीक्षा मतलब उसमें शुरुआत 2014 से ही कार्य करना शुरू कर दिया था और 2022 तक नालंदा पूरी तरह से कार्यात्मक हो गया था। और ये जो 455 एकड़ में बना नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर है, यह आधुनिकता और प्राचीनता दोनों के मिश्रण को इसमें बनाया गया है। इसको हम अभी देखेंगे। पहले आइए जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे अध्ययन केंद्र और क्या क्या हुआ है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय ने 2014 में ऐतिहासिक अध्ययन विद्यालय और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण अध्ययन विद्यालय में 15 छात्रों से अपने पहले बैच का प्रवेश दिया था। वर्ष 2007 में जैसे इसको लाने की बात की गई थी, नोबेल ल्यूरेट या नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को इसका कुलाधिपति या चांसलर बनाया गया था। उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसके पहले रेक्टर बने थे और उसके बाद यहाँ से इसकी विकास प्रक्रिया शुरू हुई थी 14 से, और 2014 से 4 और स्कूल स्थापित किए गए हैं, जिसमें बौद्ध अध्ययन, दर्शन, तुलनात्मक धर्म विद्यालय, भाषा, साहित्य, ये सारी चीज़ें हैं। और वर्तमान में यहाँ पे 2 वर्षीय जो है मास्टर कार्यक्रम चलता है, पीएचडी कार्यक्रम चलता है, कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी यहाँ पे चलता है। तो ये कुछ अध्ययन की इसमें परंपराएं हुई हैं। जहाँ तक देखा जाए कि इसका परिसर, तो कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय देखने लायक परिसर है। क्यों? क्योंकि 455 एकड़ में फैले ये परिसर पूरी तरह से देखा जाए तो इसमें 7500 छात्र और शिक्षक रह सकते हैं। ठीक है, पूरा परिसर अपनी पूरी क्षमता के साथ भी काम करेगा। अभी तो उतने नहीं रह रहे, लेकिन चूंकि औपचारिक हो गया है तो ये रह सकते हैं। और 455 एकड़ में केवल 8% निर्मित क्षेत्र है, बाकी के 92% जो है खुला है, जिसमें से इस ध्यान दिया गया है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई वास्तुकला और भौगोलिक सेटिंग से मेल खाने का प्रयास किया जाए ताकि उसी गौरव को पुनः दिखाया जा सके। और प्रशासनिक ब्लॉक इसमें इस तरह से ईंट आदि, जिसकी तस्वीरें अभी हमने देखी थी, इस तरह से बनाया गया है कि वो जो हमारे अवशेष हैं उससे मिलती जुलती आकृतियां यहाँ पे दिखाई गई है। ऐसे में यह विश्वविद्यालय परिसर आधुनिक और पारंपरिक वास्तुकला का मिश्रण इसमें दिखाई देता है। और यहाँ पे देखिए एक जल निकाय जैसे है ना, ये 455 एकड़ का पूरा एरिया है परिसर, जिसमें 8% पर निर्माण कार्य हुआ है, बाकी 92% जो बाहर है, उसमें से 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कमल सागर तालाब बना हुआ है। इस तरह से इधर भी है, इधर भी है, और 100 एकड़ हरियाली से आच्छादित है। यानी उसे पूरा उसी तरह से बनाने की कोशिश की गई है जैसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरह की चीज़ें चलती थी। और इसमें पेयजल उपचार संयंत्र है, जल पुनर्चक्रण संयंत्र है, योग केंद्र है, आधुनिक सभागार है, पुस्तकालय है। और इसमें एक बात यह है कि इसमें कार और वाहन नहीं लिया जा सकता है। इस पूरे परिसर में या तो आपको पैदल चलना है या तो आपको साइकिल या उसी जिसे बाइक बोलते हैं तो उसकी साइकिल के तहत ही आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। यानी इसे पूरी तरह से नेचर के अनुकूल बनाए रखने की कोशिश की गई है। जैसे इसमें देखिए, इसके जो दीवारें वाले बनाई गई हैं ना, हालांकि उसमें एसी लगा है, लेकिन उसको भी खोखली बनाई गई हैं ताकि गर्मी और उसको बचाया जा सके, मतलब प्रकृति के साथ जितना करीब रहा जाए, क्योंकि ये आधुनिकता और प्राचीनता दोनों का मिश्रण इसमें कराया गया है। नालंदा महावीर, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को नालंदा महावीर जो पुराना था उसको महावीर कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत और पाली में महावीर का अर्थ होता है महान मठ।
तो ये एक महान मठ के रूप में नालंदा था और ये 5वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक संचालित रहा। 13वीं शताब्दी मतलब 12वीं शताब्दी का लास्ट, यानी और जब 1193 के आसपास जो है तब तक चला, इसके बाद ये हो गया। और इसके बारे में सबसे उल्लेखनीय वर्णन जो है 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के इतिहास में मिलता है और वो कहते हैं कि प्राचीन नालंदा का ये सबसे विस्तृत अध्ययन यहाँ पे है। ह्वेन त्सांग ने अनुमान लगाया था कि उनकी यात्रा के समय मठ में 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और नौकरों का एक विशाल दल था। यानी उस समय लगभग 10 से 12,000 लोग वहाँ पे रहते थे, जिसमें 10,000 छात्र थे, 2,000 शिक्षक थे। ये ह्वेन त्सांग ने अपनी पुस्तक में ये बताया है। हालांकि कुछ विद्वान ह्वेन त्सांग द्वारा जो बताई गई बात है उसको और जो वहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य है, जो अवशेष है, उसके साथ तालमेल करना नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये तो माना जाता है कि वो आम बौद्ध मठ नहीं था। वो बिल्कुल कह सकते हो ना कि जो सामान्य बौद्ध मठों से अतिरिक्त एक अलग ही वो संरचना थी। एक भारतीय इतिहास पे एक किताब लिखे हैं इतिहासकार A.L. बासम, क्लासिक द वंडर दैट वाज इंडिया। उनमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बौद्ध मठ के साथ ही एक सीलभद्र उसके मठाधीश थे, उनके दौरान बौद्ध मठ के साथ साथ ही यहाँ पे बौद्ध धर्म के साथ साथ ही वेद, हिंदू दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा भी पढ़ाया जाता था, बशर्ते उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा, सख्त मौखिक परीक्षा पास करके ही यहाँ पे अनुमति मिलती थी। तो ये उस बौद्ध धर्म के उस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में है। थोड़ा आप लोग पुस्तकों से और डिटेल में ले लीजिएगा, इसको और भी ज़्यादा जानकारी ले लीजिएगा, पढ़िएगा। और बाकी उसी को गौरव को स्थापित करने की बात इसमें की गई है और दुनिया के 17 देशों का इसमें सहयोग भी मिला हुआ है। और इसकी बारे में जो कहा जाता है, कहते हैं ना कि इसको जलाने का, इसको बर्बाद करने का एक बख्तियार खिलजी था और इसको सपने में बदलने की शुरुआत करने वाले भी एक राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम भी थे। तो दोनों के धर्म तो एक ही है, लेकिन अपनी जो विचारधारा है, ज्ञान है, सोच है, वो अलग अलग होने के कारण एक इसको बर्बाद कर दिया था और एक ने इसको पुनर्जीवित करने का सपना देखा। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रा डिटेल में और अपने पुस्तकों में पढ़ लीजिएगा। अगला है रूस और उत्तर कोरिया द्वारा सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। रूस के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में उत्तर कोरिया का दौरा किया गया था और वहाँ पे एक व्यापक सुरक्षा साझेदारी की गई है। हालांकि उसमें बहुत डिटेल में नहीं आया है, लेकिन जो बताया गया है उसका आर्टिकल 4 कहता है कि अगर कोई युद्धाद स्थिति होती है तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 51 के तहत एक दूसरे की मदद की जाएगी, हर संभव मदद की जाएगी। और इसको लेकर जो रूस के विरोधी हैं या उत्तर कोरिया के विरोधी हैं, उनकी भौं में चढ़ी हुई है। तो आइए चलिए इसको हम जरा देख लेते हैं, मामला क्या है, चर्चा में क्यों है। अगर देखें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जुन ने 19 जून को एक नई साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें कहा था कि किसी भी तरह की आक्रामकता का सामना करने के लिए पारस्परिक सहायता की शपथ ली जाएगी। और ये समझौता ऐसे समय हो रहा है, उस परिस्थितियों को देखा जाए तो ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर कोरिया और रूस दोनों का मतलब पश्चिम के देशों के साथ और उनके समर्थकों के साथ विभेद बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये वर्तमान समय की एक नवीन हकीकत है कि दुनिया पुनः उस शीत युद्ध की तरह, एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि उस समय 2 देश थे, रूस और अमेरिका। आज भी वो 2 देश है अब, लेकिन रूस के साथ उसमें चीन भी एक महाशक्ति के रूप में उसमें जुड़ गया है। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं कि इस समझौते में क्या कहा गया है। अगर देखा जाए तो पहले तो ये समझौता शीत युद्ध के सहयोगियों द्वारा 1961 में एक अपनाई गई संधि के तहत था कि अभी जो किया गया, इसके पहले इन दोनों के देशों के बीच एक समझौता हुआ था 1961 में, जिसमें ये कहा गया था कि एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो 1990 में ये समझौता रद्द कर दिया, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था और इसके बाद रूस ने एक अलग समझौता किया था, लेकिन उसमें कुछ बहुत खास नहीं था। तो देखा जाए तो 90 के बाद से कितना समय हो गया, 34 सालों बाद पुनः उसी तरह के समझौते किए जा रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरक्षा, रूस और उत्तर कोरिया के सुरक्षा समझौते के विवरण देखें तो इसके बारे में बहुत डिटेल में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बातें की गई है कि शीत युद्ध की जैसे समाप्ति के बाद से ये रूस और उत्तर कोरिया के बीच सबसे मजबूत संबंध की बात की जा रही है।
दोनों नेताओं ने इसे सुरक्षा, व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक तथा मानवीय संबंधों को शामिल करते हुए अपने संबंधों में एक बड़ा सुधार बताया है। और इसमें एक जो इस समझौते का आर्टिकल 4 है, अनुच्छेद 4 है, वह कहता है, जो महत्वपूर्ण है, जिसके कारण कि यदि कोई भी पक्ष सशस्त्र आक्रमण का सामना करता है, यानी रूस पे कोई आक्रमण हो रहा हो या उत्तर कोरिया पे कोई आक्रमण हो रहा हो, तो युद्ध की स्थिति में होता है, तो दूसरा पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 और प्रत्येक देश के कानूनों के अनुसार सैन्य और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेंगे। यानी कि दोनों देशों में से किसी पर भी कोई हमला होता है या वो युद्ध कर रहा हो, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत या अपने कानून के तहत एक दूसरे की मदद करने के लिए तुरंत पहल करेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र का चार्टर क्या होता है? चार्टर 51 वो ये कहता है कि किसी भी बाह्य आक्रमण या इस तरह की स्थिति में, एग्रेशन की स्थिति में, हर देश को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपनी सुरक्षा करने के लिए आत्मरक्षात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। यही संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्टिकल 51 नाटो की स्थापना को बात करता है। उस नाटो की स्थापना भी इसी आर्टिकल 51 के तहत हुई है, मतलब उसी के विचारधारा के आधार पर सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पे हुई है। इजराइल द्वारा अगर हमास पे हमला किया गया है तो वो भी इसी के तहत किया गया है, और दुनिया के देशों द्वारा किसी न किसी तरह से इसी का आधार बनाते हुए व्यक्तिगत या सामूहिक कार्रवाई की जाती रही है। तो आप एक समझ सकते हैं कि अगर ये शुरू हुआ है तो ये कहीं न कहीं एक नया, एक तो नाटो है ही है, नाटो के विकल्प में एक नया, उस तरह से जैसे वार्सा पैक्ट हुआ था उसी तरह की शुरुआत रूस और उसके उस तरह लाइक माइंडेड लोगों के द्वारा, लाइक माइंडेड तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम भी उसके समर्थक हैं, लेकिन जो पश्चिमी विरोधी समूह है उसकी एक धीरे धीरे कहीं ना कहीं शुरुआत अब देखनी शुरू हो गई है। देखिए इसमें आगे क्या होता है, कितना विकास होता है, कौन से कौन देश इसमें जुड़ते जाते हैं, या सिर्फ ये इंडिविजुअल इसी के लिए होता है, ये देखा जाएगा। लेकिन ये कुछ उसी तरह की बात की जा रही है। समझौते की पृष्ठभूमि देख लिया जाए तो ये जिस समय ये हो रहा है, इस समय पश्चिमी देशों द्वारा रूस और उत्तर कोरिया दोनों से, जैसे उत्तर कोरिया से सबसे ज़्यादा खचला या दक्षिण कोरिया को है, वो हमेशा धमकी देता रहता है, न्यूक्लियर कभी मिसाइल लॉन्च करता है, और इस सदी में न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर शक्ति प्राप्त करने वाला वो एकमात्र देश है। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके पहले हासिल कर चुके थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंधों का ही वो है, उसके सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रूस द्वारा ये समझौता करना उन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। रूस को अपने यूक्रेन युद्ध को लड़ने के लिए जो गोला बारूद हथियार है वो उसे मिल सकता है, क्योंकि यूक्रेन को तो नाटो देशों द्वारा बड़े पैमाने पर वो हथियार सप्लाई की जाती, केवल वहाँ के नाटो के सैनिक नहीं है, बाकी सहजो सामान, पैसा आदि सब नाटो के देश द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन रूस इसमें लेकर थोड़ा सा स्थिति में है, क्योंकि बाकी जो उसके सहयोगी देश हैं वो चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी अन्य देशों के साथ अपने संबंध नहीं खराब कर रहे हैं। लेकिन उत्तर कोरिया को कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी प्रतिबंध लगा है, और उसके बदले में उसे रूस के द्वारा जो संसाधन या पैसे मिल सकते हैं जिससे वो अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा सकता है, इसको लेकर लोगों के बीच में चिंता है। और साथ ही में अगर देखें तो 1961 की जो संधि थी सोवियत संघ और भूतपूर्व कोरिया की, जिसे 1990 में समाप्त कर दिया था, उसके बाद ये चीज़ें करना कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है कि दोनों के बीच जो है नज़दीकियां बढ़ रही है। इसकी प्रतिक्रिया क्या है तो देखिए, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के इसके जो मेन विरोधी हैं, भाई रूस का सबसे बड़ा विरोधी अमेरिका है, और उत्तर कोरिया का भी सबसे विरोधी अमेरिका है और दक्षिण कोरिया है। तो दोनों ने अभी इस पर खुल के समझौते को उस पर नहीं कहा है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि पुतिन की उत्तर कोरिया की यात्रा दर्शाती है कि रूस हताशा में है और उन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है जो उसे यूक्रेन के खिलाफ शुरू किए गए आक्रमण युद्ध को जारी रखने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकें। ऐसा कौन कह रहा है? अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन कर रहे हैं। जापान की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जापान के ऊपर भी अब अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, लेकिन उत्तर कोरिया उस पर हमेशा धमकाता रहता है कि हमारे पास मिसाइल है, परमाणु मिसाइल है, और वो किसको धमकाता है? दक्षिण कोरिया पर और जापान पे हमला करने की बात वो कहता रहता है। तो जापान ने भी कहा है कि रूस के राष्ट्रपति द्वारा जो कहा गया था कि वो परमाणु प्रसार में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे,
ये उनके साथ समझौता करना कहीं न कहीं उनके द्वारा एक गंभीर चिंता का विषय है। चीन की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चीन रूस के से भी ज़्यादा उत्तर कोरिया के पालन पोषण में है, इसलिए उसमें उसने चुप्पी बना रखी है, क्योंकि वो क्या बोले तो चुप है, शांत है, कोई तो उसकी न ऊधो में न माधो में शांत बात कर रहा है। जहाँ तक जिसके विरुद्ध रूस ये कर रहा है, यूक्रेन, उसके राष्ट्रपति के जो सलाहकार है उनका कहना है कि रूस जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का काम है कि परमाणु का प्रसार रुके, यानी नाभिकीय प्रौद्योगिकी या नाभिकीय बमों की प्रौद्योगिकी रुके। वो रूस का ये समझौता जिस तरह से उत्तर कोरिया को अपने परमाणु संबंधों को, अपने परमाणु अस्त्र शस्त्रों के विकास में योगदान कर सकता है, वो कह रहा है कि ये एक सबसे निर्लज्जतापूर्वक निरस्त कर रहा है। यानी आप कह सकते हो कि बहुत सेमफुल है कि एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य एक ऐसे देश का समर्थन कर रहा है या समर्थन ले रहा है जिस पे प्रतिबंध है और जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या न्यूक्लियर प्रसार में लगा हुआ है और दुनिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर मिसाइल की धमकी देता रहता है। इसी तरह से नाटो के जो महासचिव है उनका कहना है कि यह समझौता दिखाता है कि टोटलिटेरियन या सत्तावादी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रतिक्रिया है। भारत की प्रतिक्रिया इस पर हमने देखी नहीं है, क्योंकि रोटर पे न्यूज़ था, लेकिन भारत भी इसमें क्या कर सकता है। आप सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं। रूस हमारा मित्र है, उत्तर कोरिया जिस तरह से धमकी देता है, हमारा नज़दीकी वो हमारा एक तरह से चीन का सहयोगी होने के नाते हमारे विपरीत खेमे में है। और लेकिन वही है कि आपका एक मित्र आपके एक शत्रु के साथ समझौता कर रहा है तो आप क्या करेंगे। लेकिन कल के आपने लेख में देखा होगा कि सी राजमोहन जी ने कहा है कि अब समय आ गया है, अब स्थिति ऐसी में हो गई है कि भारत को कुछ कोल्ड फैसले भी लेने पड़ेंगे, बहुत सोच समझ के कि अपने हितों पर, क्योंकि अब उसको टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं हम अपना तीसरा समाचार, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है यूनिसेफ के पार्टनरशिप में एक संस्था है, एक क्या बल्कि दो संस्थाएं हैं, और वो एयर पोल्यूशन को लेकर रिपोर्ट करती हैं। खास तौर से बच्चों का एयर प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और उनके मृत्यु के आंकड़े को ज़्यादा चिंतित करते हैं। इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इसमें बताया गया है कि दुनिया में लगभग 81 लाख या 8.1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान वर्ष, ये आंकड़े रिपोर्ट 2024 की है, लेकिन 2021 के आंकड़े हैं, उसके आधार पर इसमें अध्ययन किया कर विश्लेषण किया गया है और बताया गया है कि 81 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई है। और ब्लड प्रेशर और इसको छोड़ दिया जाए तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत का कारण हो गई है, बाकी तंबाकू आदि चीज़ें इसके बाद आती हैं। और बच्चों में देखा जाए तो ये सबसे प्रमुख कारण दिखाई दे रही है। तो इस रिपोर्ट को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट क्या कह रहा है, देखिए, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 8.1 मिलियन यानी 81 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिसमें चीन में सर्वाधिक 2.3 मिलियन या 23 लाख और भारत में 21 लाख लोगों की मौत हुई थी। और ये जो रिपोर्ट बता रही है, ये 2021 में दुनिया भर के देशों के लिए वायु गुणवत्ता और उनके स्वास्थ्य प्रभावों के आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करने का ये काम कर रही है। ठीक है, आइए जरा से इस रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है, प्रमुख निष्कर्ष क्या कहा गया है। तो देखिए, ये जो 2021 में वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में जो 8.1 मिलियन या 81 लोगों की मृत्यु हुई है, यह मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा जोखिम कारक है। यानी जितने भी 2021 में मृत्यु के जो जोखिम, जिसके कारण मृत्यु के आंकड़े दिखाई दिए थे, उसमें से दूसरा सबसे बड़ा है। हालांकि पहला ब्लड प्रेशर या हार्ट वाला था, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिसमें यह सर्वाधिक दिखाई देता है। और कुल मौतों में से हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, फेफड़ों के कैंसर और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिजीज या COPD, ये फेफड़े की बीमारी है, सहित गैर संचारी रोग वायु प्रदूषण से होने वाली लगभग 90% बीमारियों के लिए ये जिम्मेदार है। यानी ये जो बीमारी होती है, इनके 90% के लिए जिम्मेदार क्या है, वायु प्रदूषण है। और मृत्यु के आंकड़ों में देखा जाए तो दूसरा सबसे प्रमुख योगदान करता है। यानी तंबाकू आदि से जो होने वाली मौतें हैं, वह भी इसके बाद आती है। ये बताता है कि वायु प्रदूषण कितना गंभीर मुद्दा है। और ये क्या कह रहा है, 2021 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 7 लाख से अधिक मौतें वायु प्रदूषण से हुई थी।
ठीक है, और ये 5 वर्ष से कम उम्र में होने वाले सभी वैश्विक मौतों का 15% है। यानी जो 5 वर्ष से कम बच्चों की जो मृत्यु होती है दुनिया भर में, उसमें का 15% तो केवल वायु प्रदूषण के कारण, यानी 7 लाख वायु प्रदूषण के कारण होता है। और भारत में ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इस 5 लाख में से 1,69,000 या 1,70,000 आंकड़े सिर्फ भारत में हैं वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो ये एक चिंता है, और भारत के लिए ज़्यादा चिंता है क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो दुनिया भर में मरने वालों की संख्या दूसरी सर्वाधिक भारत में है। चीन में 23 लाख है, हमारी 21 लाख है, तो बहुत वो नहीं है। और बच्चों के लिए तो सर्वाधिक मृत्यु के आंकड़े हैं। तो जरा देखिए कि भारत को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कैसे। देखिए, रिपोर्ट बताती है कि भारत उन देशों में है जो वायु प्रदूषण का सबसे अधिक खामियाजा भुगत रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण भारत में 21 लाख या 2.1 मिलियन मौतों के साथ भारत चीन के साथ, यानी भारत और चीन मिला दिया जाए 21 लाख यहाँ पे और 23 लाख चीन में मिला दिया जाए तो टोटल 24 लाख हो जाता है। ये कुल 81 लाख मौतों का 55% अकेले इन दो देशों के साथ ही है। और ये केवल पार्टिकुलर मैटर से ही नहीं है, भारतीय आबादी ओजोन के उच्च स्तर के संपर्क में भी है। मैं पार्टिकुलर मैटर वाला क्या है अभी बता दूं। कुछ दिन पहले ही, 4-6 दिन पहले ही, आप जाके वीडियो देखिएगा, सिंगापुर के विश्वविद्यालय ने पिछले 40 सालों में, यानी 2080 से लेकर 2020 तक के वैश्विक स्तर पे आंकड़े किया था और ये बताया था कि काफ़ी, यानी आप आंकड़े देखें तो 21 करोड़ से ज़्यादा लोगों की समय से पूर्व मौतें हुई हैं। ठीक है, और उसके लिए जो है मेन कारण पार्टिकुलर मैटर 2.2 यानी वायु प्रदूषण, और उसमें भी जो मौसम में परिवर्तन होता है, अनिलों आदि, उसको जिम्मेदार ठहराया था। और उसका ज़्यादातर हिस्सा चीन और भारत में पाया जाता है, एशिया में भी, और उसमें से भी चीन और भारत में ज़्यादातर मौतें हुई थी। तो वो तो है ही है, पार्टिकुलर मैटर तो है ही है। भारत की आबादी के लिए ओजोन से सीधे डायरेक्ट ये और भी चिंता का विषय है, क्योंकि ओजोन के अल्पकालिक संपर्क से अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी लक्षणों के बढ़ने के जोड़ा गया है, जबकि दीर्घकालिक अगर संपर्क आ जाए ओजोन से तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिजीज, ये फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़े में सूजन हो जाती है और वायु प्रवाह बाधित होता है। ये बीमारी भी काफ़ी देखी जाती है। तो ये चीज़ें भारत के लिए कुछ यूनिक है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 2021 में वैश्विक स्तर पे 4,79,000 मौतें ओजोन के संक्रमण के कारण हुई थी, यानी लगभग 5 लाख मौतें वायु प्रदूषण में जो ओजोन से जो डायरेक्ट हुआ था उसके कारण हुई थी। उसमें से 50% 2,37,000 मौतें भारत में हुई थी। यानी दुनिया में ओजोन के कारण जितना प्रदूषण के कारण मौत हुई थी 2021 में, उसका 50% से लगभग 50% भारत में हुई थी। यानी ये एक ज़्यादा चिंता का विषय है। और 2021 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रदूषण से जुड़ी मौतों की भी सबसे संख्या दर्ज की गई, जिसमें 1,69,400 मौतें वायु प्रदूषण से हुई। ठीक है, और भारत में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, खास तौर से हालांकि महामारी यानी कोविड के दौरान कुछ मामूली गिरावट आई है, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है। और ये बच्चों के लिए ज़्यादा चिंता विषय क्यों है, क्योंकि देखिए तंबाकू आदि से जो मौतें होती है वो बच्चे तो सेवन नहीं करते हैं, वो बड़े होते हैं, लेकिन जो वायु प्रदूषण का है वो उसका शिकार बच्चे भी हो जाते हैं, खास तौर से ओजोन और इस तरह की चीज़ों के कारण। इसलिए वायु प्रदूषण को आप कम न मानिए, क्योंकि दुनिया में जितने लोगों की मौत हो रही बीमारी मौत के कारणों में, उसमें दूसरा स्थान किसका है, वायु प्रदूषण का है, वो ये रिपोर्ट कह रही है। तो वही है कि स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती है, क्योंकि वायु प्रदूषण एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। उच्च रक्तचाप के बाद समय से पहले मृत्यु के लिए दूसरा सबसे बड़ा जोखिम कारक ये बन गया है। और उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर और तंबाकू सेवन के विपरीत जो मुख्य रूप से बड़ों को प्रभावित करता है, वायु प्रदूषण बच्चों को भी मारता है। ऐसे में ये क्या कह रहा है कि न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता को भी दूर करने की बात है। अब इस रिपोर्ट को और जो सिंगापुर के अध्ययन को जोड़िएगा तो ये जरूर आएगा कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसमें संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इसे भी, जो मौसम परिवर्तन वाले आंकड़े हैं, उसे भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। बाकी आप लोग इसको पढ़िएगा, कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए रिवीजन करते रहिए और एंजॉय करते रहिए, एंजॉय करते पढ़ाई करते रहिए। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।